राम मंदिर इस बार चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। जनता वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर, हिंदुत्व और धर्म पर। मुद्दा बना हुआ नहीं है, मुद्दा बनाया गया है। अच्छा, राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया है। मोदी जी ही तो राम को लाएंगे। मोदी जी हनुमान जी हैं जो राम को ले आएंगे। सारा श्रेय बीजेपी वाले को क्यों दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। हम सब सपोर्ट में हैं। हम हिंदुत्व के सपोर्ट में हैं, सनातन के सपोर्ट में हैं और रहेंगे। इस बार तो सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। भी नहीं आए। मोदी जी आए हैं, ये वैकेंसी का लगता है काउंट जो है ना बंद करके वो अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं। 6वें चरण की जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम थम जाएगा और 6ठे चरण का जो चुनाव का मतदान है वो 25 मई को होना है। ऐसे में इस बार काफी बड़ा मुद्दा रहा है, वो ये है राम मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर, हिंदुत्व, धर्म, ये बातें मैं कह रही हूँ तो इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि मैं किस पार्टी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है राम मंदिर। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार के होने वाले और जो हो रहा है देश में लोकसभा चुनाव, उसमें राम मंदिर के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 पार के नारे लगा रहे हैं। पब्लिक से जब बात करने सड़क पर जाती हूं तो उनके मन में ये होता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या लगता है गौतम, राम मंदिर इस बार चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। जनता वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर, हिंदुत्व और धर्म पर? मानसी देखिए, मुद्दा बना हुआ नहीं है, मुद्दा बनाया गया है। अच्छा, राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया है। हमको समझना होगा, जनता को भी समझना होगा कि राम मंदिर एक ठीक है, ये तो बरसों से चला आ रहा था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर था ये पूरा मामला, जुडिशियली था। इसमें ना पब्लिक का कोई लेना देना था, ना सरकार को कोई लेना देना था। लेकिन चूंकि जिस समय ये सरकार के दौरान ये प्रक्रिया पूरी हुई और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इस आदेश के बाद सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और उसका कहना है कि भाई मैंने इसको पूरी तरीके से फाइनल टच दिया है। तो गौतम, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया और सारा जो इसके बीच का प्रोसेस था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली? बिल्कुल, ये सब कुछ जुडिशियली था। तो जुडिशरी क्या प्राइम मिनिस्टर के अंदर है? यही तो सोचना होगा ना, यही सोचना होगा कि देखिए, सरकार जिसकी रहती है, अगर यूपीए की सरकार रहती तो यूपीए कहती कि हम राम मंदिर बनाए हैं। बीजेपी वाली है तो बीजेपी सरकार कह रही कि हम राम मंदिर बनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जुडिशियली था और न्यायपालिका पर सबको भरोसा था, सबको इंतजार था। यही कारण है कि जनता इंतजार कर रही थी। ये बस दौर ऐसे समय में पूरा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार थी। तो ऐसे में राम मंदिर सिर्फ बनना, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत पुराना एजेंडा था। लेकिन सही समय पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद ये संजोग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही कारण है कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि अब हम इस पूरे प्रकरण को हाईजैक करके चल रही है। गौतम बोलना चाहूंगी, आपने कहा कि जिसकी सरकार रही उसने इसको मतलब क्रेडिट अपने आप पर ले लिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी बाहर जाती हूँ, सड़क पर जाती हूँ तो लोगों से ये सवाल मेरा भी रहा है कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वकील और जो जज थे, सारा कहानी तो उनकी है, लेकिन जनता कही कि इतने सालों से चल रहा था, क्यों नहीं पूरा हुआ और अब जब एनडीए की सरकार आई है तब क्यों पूरा हुआ? बिल्कुल अहम सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ये सवाल और भी सरकारें तो पहले सरकार चला रही थी ना। हाँ। तो ये राम मंदिर का मुद्दा तो काफी समय से चल रहा था, बट कभी फाइनल टच उस पर नहीं गया और अब जब एनडीए की सरकार आई और 2024 के चुनाव के ठीक पहले, तो ये एक सवाल बनता है। लेकिन जिस तरह से जो न्यायपालिका की जो प्रक्रिया होती है, तमाम जो गवाहों के आधार पर होती है, गवाहों के साथ साथ साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है उस बेंच ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यहाँ पर वाकई राम मंदिर था, उसके अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, तब जाकर सरकार ने कहा कि भाई आप इसको बनाइए और इसके जो मस्जिद है वो उसकी ज़मीन अलग दी गई। तो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई विपक्ष ये कह रहा है कि भाई नहीं बनना चाहिए, विपक्ष भी कह रहे, लेकिन अपनी पीठ थपथपाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे राम मंदिर को हाईजैक कर लिया और ऐसे में विपक्ष को
कह सकते हैं कि विपक्ष को मौका चूक गई। अगर सरकार विपक्षी होती तो सरकार कहती कि हमने राम मंदिर बनाया। तो कहीं ना कहीं 2024 के इस मौके पर जहां पर 10 सालों की बात कहनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, रोजगार की बात कहनी चाहिए थी, उनको पलायन कैसे रुके इस बात को कहना चाहिए था, तो राम मंदिर मालूम है उनको कि देश की करोड़ों जनता के दिल में भगवान राम बसते हैं। कोई हल्ला करके कहता है, कोई चुपचाप कहता है। तो ऐसे में जनता को मालूम है कि भाई राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या राम मंदिर से पेट भर जाएगा, ये एक अहम सवाल है। सवाल ये है कि क्या महंगाई कम करने की बात जो 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी पहले कहा करते थे, आपको याद होगा, यही स्मृति ईरानी माथा पर खाली सिलेंडर लेकर 1 रुपया बढ़ता था तो कूद फान करती थी। तो आखिर वो मुद्दा कहाँ हो गया, वो क्यों खत्म हो गया? तो मुद्दों से भटकाने की बहुत पुरजोर कोशिश चल रही है। जनता के हाथ में है, जनता बहुत समझदार है, जनता जान रही है कि सिर्फ राम के नाम लेने से उनका पेट नहीं भरने वाला है। उनका जो अगला जनरेशन है उनको एक अच्छा नागरिकता के साथ साथ रोजगार चाहिए, और तभी ये चीज़ें पूरा होगी। गौतम, तो क्या लग रहा है कि आस्था और धर्म का खिलवाड़ 2024 के चुनाव से पहले हो रहा है? क्योंकि जनता इस बात को समझ नहीं पा रही और कहीं ना कहीं धर्म और आस्था से खिलवाड़ तो हो रही है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि जनता नहीं समझ पा रही, जनता भली भांति समझ पा रही है, लेकिन राम के नाम पर जिस तरीके से भावनाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से आप देखिए कि वोटिंग और परसेंटेज कम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी है लोगों के मन में, और उनको लगता है कि अब सरकार कोई भी रहे उनको न महंगाई कम होने वाली है, न रोज़गार मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये पहला ऐसा 2024 का लोकसभा चुनाव होगा जो इतना उदासीन होगा। बिल्कुल। तो इसलिए कह सकते हैं कि मुद्दा चाहे जो भी हो, जो कोई अपनी पीठ थपथपाए राम मंदिर के नाम पर या मंदिर मस्जिद, जो करना है कर ले, जनता सब जान रही है और जनता उसी को चुन करके भेजेगी इस बार लोकसभा जो उनकी बात को समझ पाएगा। गौतम, मेरे पास एक विज्ञापन आया था जब प्रचार प्रसार हो रहा था राम मंदिर की, जब प्राण प्रतिष्ठा थी, तो हमने एक फोटो इमेज देखा था कि नरेंद्र मोदी हैं और नीचे भगवान राम बने हुए हैं, और नरेंद्र मोदी भगवान राम का हाथ पकड़े हुए और तब चल रहे हैं। ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये सवाल होगा कि क्या मोदी इतने बड़े हो गए, भगवान राम से ऊपर हो गए, क्या वो राम को लेकर आ रहे हैं? देखिए, तस्वीर क्या है कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर जाती है, और ये जिस तरह से शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा शुरू के दौर में, ये दौर था लाल कृष्ण आडवाणी का, अटल जी का, आडवाणी जी का, जब वो दौर में बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश में उस समय। उसके अलावा आप देखिए कि इतने साल लग गए, लंबी प्रक्रिया हुई, लेकिन एक कहते हैं ना कि इसको हाईजैक कर लेना। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही जब जीत कर वहाँ से जब आदेश आता है कि नहीं राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसका एक इवेंट के रूप में, आपने भी देखा कि एक इवेंट के रूप में पूरे देश भर में प्लान किया गया। मंदिर बना जनता के पैसों से, और सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन से फैसला चल रहा था, लेकिन क्रेडिट भाजपा वाले ले गए, है ना? यही हुआ ना? बिल्कुल यही हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अच्छी थी कि उसके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। यही फैसला अगर यूपीए की सरकार में आती तो शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कहते कि भाई एजेंडा आपका था, लेकिन हमने बनाया। गौतम, अब मैं बहुत वक्त से ये देखते आ रही हूँ, भाजपा का नाम कहीं सामने नहीं आता है। मोदी मोदी मोदी, मतलब बीजेपी पार्टी जो है, पार्टी के नाम कम और नरेंद्र मोदी के नाम ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन तक 2004 से लेके आप देखिए जब सरकार थी, तो उस समय तो यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार के बाद जैसे ही राजनाथ सिंह ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे नरेंद्र मोदी, तो बहुत उस समय बवाल भी हुआ कि नहीं नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आडवाणी खेमा था वो नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी का नाम आए। लेकिन एक इवेंट के तौर पर जिस तरह से पहले 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, उन्होंने जो किया उसके आधार पर एक नया फिर इवेंट बना, फिर 10 साल का शासन उन्होंने किया। लेकिन 10 साल के बाद फिर एक नया नारा, अब की बार 400 के पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये नारा तो चलता रहेगा हर 5 सालों तक। लेकिन पिछले 10 सालों में आपने जो कहा था कि हम
आतंकवाद को रोक लगाएंगे। आज भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही है। आप कह रहे थे कि हम रोजगार कर देंगे, ऐसा लग रहा था कि लाहौर और पाकिस्तान सब इंडिया में मिल जाएगा, जिस समय का दौर था। बिल्कुल। तो अभी कुछ भी नहीं। देखिए, ये सब एक मैनेजमेंट है, एक इवेंट है, और इवेंट में अपनी बातों को जितनी ज़्यादा जोर से रखिएगा, लोगों तक लगता है कि ये बातें फैलती है, लेकिन आज भी रोजगार, महंगाई, शिक्षा के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, और इस बार जनता ये तय जरूर करेगी। और सवाल होगा आपसे गौतम कि बार बार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। पहले उनको बिहार नजर नहीं आ रहा था जब उनकी सरकार बिहार में नहीं थी, लेकिन अब बार बार उनका बिहार आना ये किस चीज़ को दर्शाता है? क्योंकि गुजरात अगर आप देखेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे हैं, लोगों को रोजगार वहाँ ज़्यादा मिला, बट बिहार अभी भी पिछड़ा है। यहाँ पे फैक्ट्री का नामो निशान नहीं है जहाँ पर मजदूर रहकर काम कर सके, जो मजदूर को अपना घर छोड़कर फेस्टिवल में भी बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, गुजरात मॉडल सुनते सुनते बहुत बिहार की जनता के कान पक गए हैं, लेकिन ऐसा कोई मॉडल काम नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश के मॉडल ने बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सड़क, बिजली और पानी का काम किया है, बेहतर किया है। जनता इस चीज़ को जान रही है। अपराध की घटनाएं पहले के मुकाबले कमी है, दौर बदला है, माहौल बदला है। लड़के और लड़कियां सड़क पर निकले हैं, युवा कम से कम खुल के बाहर निकल सकते हैं। ये वो दौर आया है। लेकिन आपका जो सवाल है, गुजरात मॉडल का मतलब ये नहीं था सड़क, बिजली, पानी। गुजरात मॉडल का मतलब था रोजगार। गुजरात मॉडल का मतलब था वहाँ पर उद्योग, इंडस्ट्री और वहाँ के फैक्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी तक डबल इंजन की सरकार रहते हुए पिछले 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, आखिर क्यों नहीं लगा? आज आप हल्ला कर रहे हैं कि बरौनी में वहाँ खाद का उद्घाटन कर दिए, जब चुनाव का समय आया तो आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो आखिर शिलान्यास कब करेंगे? आप कहते हैं कि हम मक्का का हब बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। 40 सांसदों ने जो गोद लिया, इन्हीं के सांसद है ना पीएम मोदी के। आखिर वो गोद लिया हुआ गांव कहाँ है? स्मार्ट गांव की चर्चा कर रहे थे, स्मार्ट शहर पट्टा नहीं बन पाया पूरी तरीके से, आज भी पूरा काम पेंडिंग है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप कहते बहुत कुछ हैं और धरातल पर वो चीज़ें नहीं आती है। तो आखिर झोली भर भर के 40 सांसद देने वाला बिहार 39 सांसद दिया। आखिर 39 सांसदों की भूमिका क्या है? किस संसदीय क्षेत्र में IMA है? किस संसदीय क्षेत्र में हॉस्पिटल है, एम्स? आप 1-2 एम्स बना दिए हैं। राजधानी पटना है, वो तो स्वाभाविक है कि आप इतने सालों के बाद राजधानी पटना को एम्स मिला है। दरभंगा को एम्स कहाँ मिला अभी पूरी तरीके से? एयरपोर्ट की बात कर रहे थे तो बहुत मुश्किल से एयरपोर्ट अभी पूरा हुआ है काम। तो कहने का मतलब है बिहार के अंदर सिर्फ अभी 38 ज़िले हैं। क्या 38 जिलों में आप अरवल से पटना, आज भी आपको, आप अरवल तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना से भागलपुर 220 किलोमीटर है। या तो पूरा रात खराब हो जाएगा या पूरा दिन खराब हो जाएगा। आज भी सड़क का हाल वही है, ट्रेनों का हाल वही है। तो आखिर जनता आखिर आपको क्यों चुन के भेज रही है? ये सोचना होगा कि आखिर जनता, क्या राम मंदिर बन जाने से उनको भूख खत्म हो जाएगा क्या? भागलपुर आज भी वहाँ पर हवाई अड्डा नहीं बन पाया है। सीखना चाहिए इनको कम से कम देवघर से, कि देवघर में देखिए एक सांसद ने, ना कोई मंत्री रहते, सब कुछ छीन लिया, इन्हीं के पार्टी के नेता थे। आखिर बिहार में आखिर 39 सांसदों ने क्या किया? सिर्फ पीएम मोदी का नाम लिया है, माला जपा है, और किसी सांसद ने कुछ भी नहीं किया है। और राजधानी पटना में रविशंकर प्रसाद क्या कहेंगे? रविशंकर प्रसाद के नाम पर तो जनता लापता का फोटो लगा रही है। लगातार विरोध मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रविशंकर प्रसाद जैसे नेता को कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। जबकि रविशंकर प्रसाद के कई सारे विरोध इस बार के चुनाव में निकल कर सामने, जनता जवाब मांग रही है। अपने चैनल पे मानसी जी, आपने देखा कितना विरोध है। वो तो हम नहीं कह रहे, वो जनता कह रही है। लेकिन जनता ये भी कह रही है कि राम के नाम पर, मोदी के नाम पर चाहे जो भी वोट ले ले, कैंडिडेट के नाम पर कोई वोट नहीं करने वाला है। और यही आलम है। और आपका प्रश्न जो है ना, कि आखिर पीएम मोदी क्यों आ रहे हैं बिहार, यही वो कारण है, क्योंकि सांसद को कोई वोट नहीं देगा। इसलिए कि स्थानीय सांसद के नाम पर कोई वोट नहीं करने वाला है। पीएम मोदी को हर संसदीय क्षेत्र में जाकर रोड शो करना होगा, तब उनके प्रत्याशी जीत पाएंगे। अच्छा,
यानी कि जो सांसद है उनका कोई काम नहीं है, सांसद के नाम पे जनता वोट किसी को नहीं दे रही है, सांसद का भारी विरोध नजर आ रहा है, जनता सिर्फ मोदी के चेहरे पर भाजपा को, एनडीए को वोट दे रही है। विरोध में भी लोगों के पोस्टर्स यही सामने आए हैं कि मोदी से बैर नहीं है, रविशंकर प्रसाद से बैर है, मोदी से बैर नहीं है, सांसदों से बैर है। जनता सवाल कर रही है कि आपने 5 सालों में क्या किया है, हमें जवाब दीजिए। चुनाव के टाइम नजर आ जाते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद की गाड़ी रोककर जनता ने सवाल किया, क्या सर अभी नजर आ रहे हैं? न सिर्फ रविशंकर प्रसाद, उनके जो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनका भारी विरोध हो रहा है। इनके जितने कैंडिडेट हैं सब वो ये न कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन आप चले जाइए, आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बात और मानसी मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि ये राजधानी पटना है, यहाँ पे बिहार की सरकार बैठती है, मुखिया बैठते हैं बिहार के, मुख्यमंत्री बैठते हैं बिहार के, पूरा प्रशासनिक महकमा बैठता है बिहार का। इसीलिए आपको राजधानी पटना बदली सी नज़र आती है। अगर यही पटना अरवल होता तो शायद अरवल की तरह दिखता, और पटना की तरह पटना इसलिए दिख रहा है क्योंकि राजधानी और यहाँ पर सब कुछ है, इसलिए रविशंकर प्रसाद का इस पटना में कोई रोल नहीं है। और एक क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, या फिर जो स्थिति सुधरी है पहले के अकॉर्डिंग, तो बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, क्योंकि उनका नारा है कि हम राम को लाए हैं, आप हमें लाइए। और लेकिन देखा जाए तो लगातार जो सांसद है उनका विरोध भी हो रहा है। रविशंकर प्रसाद का काफी विरोध सामने आया है, जिसमें जनता उनसे सवाल कर रही है कि ऐसे तो नजर आते नहीं है और चुनाव में नजर आ जाते हैं। अभी भी जनता अगर सांसद को वोट दे दे तो क्या हो, ये भी हो सकता है कि फिर 5 साल गायब हो जाए और फिर जब चुनाव आए तो फिर वापस आ जाए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, बरसाती मेढक। बस चुनावी मेढक कह सकते हैं, चुनावी मेढक कह सकते हो, जो बस चुनाव में नजर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मैं सभी दर्शकों से यही बोलना चाहूंगी, वोट जरूर करें, वोट देना आपका अधिकार है, अपने मतदान का प्रयोग करें। और आप किसी भी चीज को देखकर या किसी के दबाव में आकर मतदान नहीं करें। आपकी जो सोच समझ है और जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा, या फिर जो युवाओं के लिए बेहतर है, अपनी सरकार खुद चुने और आपको जो लगता है, जिसे लगता है उसको वोट जरूर दे। तो अब 5 चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, 6ठे और 7वें चरण बाकी है, सिर्फ 2 चरण बाकी हैं और इस 2 चरण में सबकी किस्मत का फैसला निकलकर सामने आ जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, मतदान करें और उन्हीं को चुने जो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।